बस्तर में बीजेपी ने पहले खूब चिंतन किया और फिर खूब डांस भी किया और देखते ही देखते चिंतन के बाद का ये डांस जमकर वायरल भी हो गया। जाहिर है मंथन में जो भी हुआ हो, लेकिन चर्चा डांस की ज्यादा है। इतनी कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस पर चुटकी लेने से नहीं चूके। 15 साल तो लोगों को नचाते रहे रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जब हम लोग आदिवासी नृत्य में शामिल होते थे या कोई हमारे और भी धार्मिक आयोजन होता था जिसमें संगीत नृत्य वगैरह उसमें हम लोग शामिल होते थे तो ये लोग पप्तियाँ कसते थे। आज मुझे प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ी धुन पे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता नृत्य करने की मजबूर हुए। चुटकी के बहाने भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तो तंज कसा ही, उसमें निशाना पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी थे। जाहिर है बीजेपी के 3 दिन के मंथन का फोकस कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति पर ही था और कांग्रेस की हालिया खींचतान में उसे वो मौका भी नजर आया। चिंतन शिविर में चिंता करते करते एक चिंता बढ़ गई। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि भूपेश को टारगेट करके आंदोलन होगा, अब ये लग रहा है कि किसके लिए टारगेट करेंगे। कांग्रेस में ये निश्चितता हम ये तय करें कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा जिसको आने वाले 2.5 साल में टारगेट करे। ये भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये आज राजनीतिक स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। इधर रमन सिंह के बयान ने बहुत दिनों से नाराज बताए जा रहे टीएस सिंहदेव को पार्टी के प्रति वफादारी दिखाने का मौका दिया और उन्होंने इसमें देर भी नहीं की। अगर वो व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं तो उनको छत्तीसगढ़ से मतलब नहीं है। उनको चिंता होनी चाहिए छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ के लोगों की, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में कमियों की। यही बड़ा दुर्भाग्य है कि वो किसी व्यक्ति को अगर ध्यान दे के काम कर रहे हैं, शायद इसीलिए ये स्थिति पहुंची कि उनका प्रतिनिधित्व अभी इतना कम हुआ। ध्यान छत्तीसगढ़ की तरफ होना चाहिए, किसी व्यक्ति की तरफ। बीजेपी के 3 दिन के मंथन में कब विष निकला और कब अमृत, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन मंथन से हटकर यदि चिंतन की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल दोनों ही पार्टियां अपनी आंतरिक चिंता में फंसी ज्यादा नजर आती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। चिंतन खत्म, सियासत शुरू। जी हां, चिंतन की अब उतनी चर्चा नहीं हो रही जितनी चर्चा समापन के दिन की हो रही है, और समापन के दिन के भी खासकर उस बयान की जो बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने दिया। उस बयान को भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। एक बार अगर आप पीछे मुड़कर थूकेंगे ना, उस थूक में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। इस संकल्प के साथ आज से आपको काम करना पड़ेगा और फिर से आपके परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी 2023 में जरूर सत्ता में आएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद पुरंदेश्वरी जी की मानसिक स्थिति इस स्तर पे उतर आएगी। ये उम्मीद नहीं थी। जब हम लोग के साथ थे और अर्जुन सिंह जी के साथ वो राज्य मंत्री थी तो ठीक ठाक थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद क्या स्थिति हो गई है। और यदि आसमान पे थूकोगे तो खुद के चेहरे पे गिरता है। तो इस बयान को सुना आपने, जिसमें बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता अगर थूक देंगे तो सरकार बह जाएगी। इस तरीके के बयानों की उम्मीद किसी को भी उनसे नहीं थी और उनका ये बयान देना था। वहां पर तो तालियां बजी कार्यकर्ताओं की, लेकिन एक सियासत में भूचाल आ गया। कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और ये एक बड़ा इशू बन गया। बजाय इसके कि चिंतन शिविर में 3 दिन क्या चिंतन हुआ, वो परोक्ष में चला गया और चर्चा इसी पर होने लगी। आज चर्चा हम भी इसी पर करेंगे कि आखिरकार ये जो चिंतन शिविर था, खत्म होते होते आखिरकार इसमें ढेर सारे विवाद क्यों जुड़ गए, क्यों आखिरकार इस पर सियासत होने लगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस से बहुत स्वागत आपका। भाजपा से मुकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका। और वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। मुकेश जी, चिंतन शिविर आप लोग बड़े गंभीरता के साथ कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ शुरुआत हुई थी उसकी, लेकिन अंत होते होते बहुत सारे विवाद जुड़ गए। ये डांस जो कल हुआ उसको लेकर कांग्रेस ने तंज कसा,
कई आपके बड़े नेता नाराज हो गए जिनको इसमें बुलाया नहीं गया, उन्होंने कहा ऊपर तक शिकायत करेंगे, या फिर आपकी प्रभारी का ये बयान जो उन्होंने आज दिया जिस पर तीखी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री ने व्यक्त की, क्या इससे डाइवर्ट हो गया? क्या सही समापन हुआ? कैसे देखते हैं आप इस समापन के दिन के बयानों को? देखिए अभिषेक जी, ये चिंतन शिविर या मंथन कह लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के ये कोई पहली बार नहीं हो रही है, ये समय समय पे लगातार होते रहा। इसके पहले भी चंपारण और अनेक जगह पे हुआ है। और दूसरी बात, चिंतन शिविर के अंदर में यदि किसी चीज को लेके ये मुद्दा बना रहे हैं कि उसमें नेतागण नाचे क्यों, तो मैं आपको बता दूं, हमारे वरिष्ठ नेता शाह जी जो कि आदिवासी समाज से आते हैं, वो यदि मृदंग के धुन पे, जिसको मांदर हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, उसके धुन पे थिरकते हैं, तो यहाँ बुराई क्या है इसमें? और रही बात चिंतन शिविर में, जब 2-3 दिन का कार्यक्रम होता है और रात्रि विश्राम होता है, तो भोजन के पश्चात इस प्रकार के कार्यक्रम ये पहले भी होते रहा है, ताकि एक हल्का फुल्का माहौल में और आदमी हल्का फुल्का माहौल में और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे मनोरंजन के कार्यक्रम चिंतन बैठक के पश्चात ये पहले भी होते रहे हैं। तो यदि ये मृदंग के धुन पे और अंतिम दिन जो बयान डी पुरंदेश्वरी का आया, जो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, बयान का अर्थ गलत निकाला गया। उनके कहने का अर्थ ये था कि यदि कांग्रेस पार्टी अपने जन घोषणा पत्र के माध्यम से सत्ता लोलुपता के जोर पे और सत्ता को प्राप्त करने के लिए ऐसे अपने जन घोषणा पत्र को भुलाकर लगातार छल यदि छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ कर रही है, और यदि ऐसे ही चलते रहा तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक साथ मिलके उनको एक बार सरकार से हटाएंगे, ये यदि तय कर लेते हैं तो इसको कोई नहीं रोक सकता। इसका अर्थ ये था। इसका अर्थ क्या भाजपा के लिए बस यही था, बाकियों के लिए कुछ और? नहीं, बाकी भी समझते हैं, लेकिन क्योंकि उनको अपने मुद्दे दबाना है, उनको वास्तविकता सामने लाना नहीं है, क्योंकि वो छल तो किए हैं। ठीक है, जो शब्दों सम्मान किया नहीं है, जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, आप उससे सहमत हैं? देखिए, शब्द की बात मैं नहीं करूंगा, यदि उनके शब्द का अर्थ क्या था, वो किस परिप्रेक्ष्य में इस बात को बोली है, आप उसको यदि लेते हैं तो सबको समझ में आ रहा है कि वो कहना बाकी लोग से पूछ लेता हूँ। अमित श्रीवास्तव जी, चिंतन शिविर खत्म हुआ और खत्म होते होते बहुत सारे सवाल आप लोगों की तरफ से भी उठे और अंदर से भी। आप लोगों ने जो डांस हो रहा था उस पर सवाल उठाया, जो आज डी पुरंदेश्वरी का बयान था उस पर आप लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या आप लोगों को भी वही अर्थ समझ में आया जो मुकेश जी समझा रहे हैं? देखिए, मैं आपकी भी बातें और आपके जो प्रश्न आप मुकेश जी से पूछ रहे थे बड़े गौर से सुन रहा था। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई। इस दौर के लोगों में, इस दौर में आप कहां भाजपाइयों से वफा ढूंढ रहे हो साहब? बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। बहुत देर से हमारे मुकेश भैया समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है, अनर्थ नहीं है। मुझको एक चीज बताइए कि इस प्रकार का वक्तव्य देना, इनके पहले चीज तो संस्कार झलका, पूरी तरीके से इनके संस्कार उससे झलकते हैं। जवाब मुझे इसके कहीं बेहतर देना आता है अभिषेक जी, लेकिन मेरे ऐसे संस्कार नहीं है कि मैं उस शैली में जाके दूं, पहली चीज। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जब तक हमारे साथ थी तो बड़ी अच्छी नेता थी, भाजपा जाते ही जिस प्रकार से वो वक्तव्य दे रही है, ऐसा लगता है कि उनका मानसिक संतुलन बीजेपी के नेताओं का कुछ गड़बड़ा गया है। तत्काल उनको चिकित्सा परामर्श लेना चाहिए। और देखिए, तालियां जरूर बज सकती हैं, मैं ये चीज मानता हूं कि आपने कहा कि तालियां जरूर बची, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड झलकाता है कि आपके अगर बड़े नेता आके एक टाइप का वक्तव्य देंगे, जनता उसे भली भांति समझती है। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली है लेकिन बहुत समझदार है। इस प्रकार से एक संदेश उन्होंने अभिषेक जी, इको बहुत हो रहा है, इको बहुत हो रहा है जी। मैं कोशिश करता हूं ठीक करवाने की, बिल्कुल आप बोले, मैं ठीक करवाने की कोशिश करता हूं जी। देखिए, जिस प्रकार से अगर हम देखेंगे, ये चिंतन शिविर कर रहे थे, करिए कोई आवश्यकता, बिल्कुल आप चिंता शिविर आप कर सकते हैं, आपका अंदरूनी मैटर है। लेकिन मेरा एक प्रश्न आपके माध्यम से है, अगर 15 साल बस्तर का विकास किए होते,
अगर वहां पर अगर आप लगातार रोड मूलभूत सुविधाएं देते, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ हमारा आदिवासी भाई जो जल जंगल जमीन का असली रखवाला है, असली मालिक है, अगर उसका ख्याल रखते, उसके परिवार का ख्याल रखते, तो 15 सालों बाद आपको चिंतन शिविर करने की आवश्यकता अभिषेक जी इनको नहीं पड़ती। लेकिन आप देखिए कि बस्तर का आदिवासी ने एक संदेश दिया था, भाजपा मुक्त बस्तर, भाजपा मुक्त सरगुजा। मतलब आदिवासी भाइयों के बीच में ये पहले ही फ्लैश हो चुके थे। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं सॉरी, जिस प्रकार से इन्होंने कल वहां पर पान वाले बाबू गाने पे जिस प्रकार से इन्होंने इनके नेता नाचे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पुरंदेश्वरी जी जिस प्रकार से उनको कुछ ऐसा कह तो नहीं दी कि और जिस प्रकार से वो पूरे नेता नाच रहे थे वो भी इनको बताना चाहिए। और एक और चीज कि आपने कहा कि कई नेताओं को नहीं बुलाया गया है, तो आज अगर आप देखिए कि वही 150 नेता में अभिषेक जी भाजपा पूरा घूम रही है। और अगर नेताओं को नहीं बुलाया गया है तो हम तटस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि एक नेता कार्यकर्ता के मान सम्मान की बात है। आज भी इनसे कार्यकर्ता चिढ़ा हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। कार्यकर्ता इनको माफ आज भी नहीं किया है, आने वाले समय में इनको सबक भी सिखाएगा। चलिए, मैं रवि भोई जी से भी इस पे एक टिप्पणी लूंगा। रवि भोई जी, पूरा चिंतन शिविर आपने देखा, 3 दिन लगभग ये चला चिंतन शिविर, और लेकिन अंत होते होते इसकी दिशा डाइवर्ट हो गई। ये चिंतन मनन के स्तर तक पहुंच गया, बहुत सारे विवाद जुड़ गए, कुछ बाहरी कुछ अंदरूनी। बहुत से नेता भी नाराज हो गए, अंदर के और बाहर के विपक्ष के नेताओं ने तो निशाना साधा ही। देखिए अभिषेक जी, चिंतन शिविर का जो स्वरूप होना था और जो चीजें होनी चाहिए थी, कहीं न कहीं उसमें खामियां थी। और इस कारण चिंतन शिविर का जो रिजल्ट आना चाहिए था, वो चिंतन की जगह उस पे वो चिंतन शिविर क्यों किया गया उस पे अब मनन होने लगा। और एक लोग उसको लेकर तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, भाजपा के भीतर भी हो रहा है और भाजपा के बाहर भी। उस चिंतन शिविर में किसको बुलाया जाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना था, वो क्या मापदंड था, उसको लेकर भी विवाद बना हुआ था। और उसमें जो डांस हुआ वो तो ठीक है, वो तो एक कल्चरल कार्यक्रम होता है, उसमें कोई ये बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह सामने आ गई। अब उसमें जो पदाधिकारी थे या पुराने लोग थे उनको क्यों नहीं बुलाया गया, और 2 जिलाध्यक्ष को क्यों बुलाया गया, प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को नहीं बुलाया गया, दूसरे लोगों को बुलाया गया। जो हारे हुए हैं तो उनको बुलाया गया, हारे हुए दूसरों को नहीं बुलाया गया। जो बस्तर के लोग थे उनमें से किसको छोड़ दिया गया। तो ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं कि चिंतन शिविर का औचित्य क्या था, किस मकसद से इसको किया गया था, और चिंतन शिविर से जो रिजल्ट आना चाहिए था कि बस्तर को किस तरह जीते या प्रदेश में 2023 में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आए, वो तो मुद्दा गौड़ हो गया। नेताओं को नहीं बुलाने का जो रीजन था या क्यों नहीं बुलाया गया, वो चर्चा का मुख्य बिंदु हो गया है। और डांस जो किया है वो उसको कांग्रेस के लिए एक चुटकी का बहाना मिल गया। कांग्रेस होला तो ये चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी हमलावर होनी चाहिए थी, लेकिन इस चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस भाजपा पर वार करना शुरू कर दिया है। हमलावर, बिल्कुल सही कहा आपने मुकेश जी। हमलावर आप लोगों को होना था, उल्टा हम लोग को झेलना पड़ रहा है। आपके बहुत से नेता नाराज हैं, बोल रहे हैं कि बुलाया नहीं गया तो ऊपर भी शिकायत करेंगे। देखिए अभिषेक जी, चिंतन शिविर का वास्तविक अर्थ मेरे ख्याल से समझने की आवश्यकता है कि चिंतन शिविर कभी भी जैसे कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक व्यवस्था है ये, और भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक व्यवस्था के अंदर में बाकी किसी को चिंता करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। और ये वर्तमान समय के अंदर में जो राजनीतिक घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में चल रहा है, सबको दिख रहा है कि सरकार कौन चला रहा है, सरकार कैसी चल रही है, कांग्रेस पार्टी के अंदर में क्या हो रहा है, और कैसे मंत्रियों के बीच मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी की दौड़ चल रही है। क्या इस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ न्याय होगा? क्या ऐसा न्याय ये लोग करेंगे आदिवासियों के साथ? अब रही बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, तो नहीं बुलाया गया, आप तो बता रहे हैं। क्या आपको मालूम है किनको बुलाया गया और क्यों बुलाया गया?
भाई महामारी का नहीं, समय मुकेश है जी, ये बाहर और के लोग तो संख्या समझ की- रहे हैं। अभिषेक जी, संख्या की अपनी सीमा थी। नहीं बाहर के संख्या लोग की अपनी सीमा मुकेश जी, थी। बाहर के लोग तो ये बात समझ रहे हैं, आपकी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता नहीं पार्टी समझ रहे, के- जिनको नहीं बुलाया गया वो बोल रहे हैं कि ऊपर शिकायत करेंगे। पार्टी के अंदर में भी ये बात समझ में आ रही है। बाकी किसी को यदि ऐसा लगता है कि वास्तव में किसको बुलाना था किसको नहीं बुलाना था, तो कहीं ना कहीं उनको भ्रम की स्थिति होगी और वो क्लियर भी होगा होगा कि उस क्राइटेरिया में कौन कौन आ रहे थे और संख्या की क्या सीमा थी और किसको बुलाया गया और चिंतन शिविर का तात्पर्य क्या था, किस विषय को लेकर चिंतन शिविर किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबको मालूम है। ये चिंता कांग्रेस के लोग कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने जो वादे किए थे जन घोषणा पत्र में उसको पूरा नहीं किया। मैं अमित जी से भी एक टिप्पणी ले लेता हूँ। अमित जी, क्या आप लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं इस चिंतन शिविर से? क्या क्या चिंताएं बढ़ी हैं इस चिंतन शिविर से? अमित जी देखिए, पहले तो मुकेश भैया आज इस प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए कि 15 साल में जो भ्रष्टाचार का राज था उस पर चर्चा हुई कि नहीं, और नेताओं को बुलाना एक संयोग था कि प्रयोग था, ये भी इनको बताना चाहिए। लेकिन एक चीज पूरी तरीके से क्लियर हो गई है कि जिस प्रकार मैंने कहा कि बस्तर के हमारे भाइयों ने जो संदेश दिया था विधानसभा चुनाव में, जो प्रचंड बहुमत कांग्रेस के तरफ उन्होंने दिया था, जो आशीर्वाद उन्होंने दिया था, उसी समय उन्होंने बता दिया था कि 15 सालों का इनका कार्यकाल कैसा था। मुझे ऐसा लगता है अभिषेक जी कि छत्तीसगढ़ में जो भाजपा है उसकी विफलता अब उनको हताशा निराशा उनमें पैदा हो गई है और छत्तीसगढ़ में एटलीस्ट भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है और एक तमाशा विहीन पार्टी बन के रह गई है। अगर आप देखेंगे तो लगातार इनके नेताओं का जिस प्रकार से वक्तव्य आता है तो मुझे एक चीज याद आ जाती है कि ना मेरे लिए लिखते ना तेरे लिए लिखते कांग्रेस में ना। भैया मैं कह लूं, आप कह रहे थे तो मैं बड़ा धैर्यपूर्वक सुन रहा था। भैया सुन लीजिए, भैया सुन लीजिए। यहाँ पे सरकार को छोड़ भैया सुन लीजिए, चले जाते हैं सारे। देखिए अभिषेक जी, अगर मैं कहना चाहता हूँ अभिषेक जी कि अगर ना मेरे लिए लिखते ना तेरे लिए लिखते, अगर आज गालिब जिंदा होते तो भाजपा की दुर्दशा के लिए लिखते। देखिए जिस प्रकार से 15 साल आपने कहा कि घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का इनका कार्यकाल रहा है ये आज भाजपा में होड़ लग गई है, एक नेता दूसरे नेता को कैसे नीचा दिखाए। और आपने कहा कि एक संख्या होती है कि किसी को भी बुलाते हैं तो आपको जनता को बताना चाहिए। आप घबरा क्यों रहे? आप जनता को बताइए कि आप क्या उन बड़े नेताओं को जिन्होंने 15 साल बड़े बड़े पद को सुशोभित किया है, आज आप उनको इस लायक नहीं समझते कि आप उनको अपने चिंतन शिविर में बुलाएं, या आप पार्टी उनको आने वाले समय में किस प्रकार से दरकिनार कर रही है जनता को आपको बताना चाहिए। छुपाने की आवश्यकता क्यों है? अगर आप उनको दरकिनार कर रहे हैं, इतना घबराते क्यों हैं आप? एक टिप्पणी अमित जी, मैं समय कम है सर, एक छोटी टिप्पणी में रवि भोई जी की भी लूंगा। रवि भोई जी, चिंतन शिविर जो चला उसका मंथन क्या हुआ, किस तरीके से आगे भाजपा बढ़ेगी, क्या उसका रिजल्ट सार्थक रहा जिस मकसद से चिंतन शिविर किया गया? आगे किस तरीके की दशा दिशा भाजपा को या छत्तीसगढ़ की सियासत को इस चिंतन शिविर से मिलेगी? रवि भोई जी। अभिषेक जी, इस चिंतन शिविर से भाजपा को जो लाभ होना था, लाभ की जगह कहीं न कहीं लग रहा है कि पार्टी के भीतर ही गुटबाजी शुरू हो गई है और जो दिशा होना चाहिए था वो दिशा साफ नहीं हुआ। वर्मा जी कह रहे हैं कि कोरोना के कारण सब लोगों को बुलाया गया, लेकिन ये साफ करना चाहिए पार्टी को कि उनका क्राइटेरिया क्या था। क्या सांसदों को बुलाना था, विधायकों को बुलाना था, वरिष्ठ लोगों को बुलाना था? तो कोई क्राइटेरिया ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। तो दो जिलाध्यक्षों को क्यों बुलाया गया ये भी साफ नहीं है। पूर्व मंत्री को बुलाया गया एक को, दूसरे को हारे हुए को नहीं बुलाया। ऐसे कई सवाल इससे खड़े हो रहे हैं जिससे पार्टी के भीतर ही एक गुबार पैदा हो गया है। पहले तो इसको ठीक करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, फिर 2023 में सरकार कैसे आए इसका चिंतन करना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चिंतन शिविर था, मंथन हुआ 3 दिन। इस मंथन के बाद क्या इसका निचोड़ निकला, किसके लिए अमृत निकला, किसके लिए जहर निकला, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक नई चर्चा जरूर शुरू हो गई है इस चिंतन शिविर के बाद कि कई लोगों को नहीं बुलाया गया। तो क्या वजह थी कि उनको नहीं बुलाया गया? क्या भाजपा ने जो शीर्ष नेतृत्व है उसने तय कर लिया है कि कुछ लोग जिन लोगों को दूर रखना है अगले चुनाव से या पार्टी के बड़े पदों से या इस प्रकार के कार्यक्रमों से, क्या उसने तय कर लिया है कि कौन लोग इसमें शामिल होंगे, कौन नहीं होंगे, कौन जिम्मेदार है, कौन
हार के लिए जिम्मेदार है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि निश्चित रूप से मंथन भी हुई होंगी। बहुत सारे सवाल ये चिंतन शिविर खड़ा कर गया है, जिसका जवाब आने वाला वक्त बताएगा। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।